एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन यदि पूछने का है तो आप पूछ सकते हो तब तक, ठीक है। हाँ सर, ये इसके वजह से, वोल्टेज के वजह से वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वो चीज आया नहीं सर, समझ में नहीं है कैसे आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि अलग अलग डिवाइस हम लोग घर में यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा। मान लो कि एक क्वेश्चन इस तरह का बताया था कि कोई एक हाउस होल्ड में 4 बल्ब यूज हो रहा है, एक फैन यूज हो रहा है, एक टीवी यूज हो रहा है, वो क्वेश्चन शायद बोल रहे हो क्या? वो नहीं सर, एक वोल्टेज की वजह से वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमता है ना सर, वायर के अंदर। ये चीज जा नहीं रहा समझ में, अच्छा, कैसे घूमता है। देखो ध्यान देना, जैसे वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, जो आप वोल्टेज बोल रहे हो, है ना, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ सर, वही। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यदि बैटरी है, कोई एक यदि बैटरी है ना, कोई एक बैटरी है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। चलो हम लोग इस तरह से एक की क्लोज्ड है, ठीक है, स्विच ऑन है। तो ये बताया हुए थे, जैसे कोई एक बैटरी है तो इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में ज्यादा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल में लो पोटेंशियल, दैट इज कम पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो कैसे समझा रहे थे कि यहाँ पे यदि 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल में एनर्जी ज्यादा स्टोर किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल में कम एनर्जी स्टोर कराया जाता है। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10 वोल्ट का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? ईएमएफ प्रोवाइड करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, तो ये है कि जब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है पॉजिटिव टर्मिनल में, तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को ये ड्रॉ करता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो यही है, यहाँ पे जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, मतलब एनर्जी में एक डिफरेंस मेंटेन रहता है, तब तक क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रॉ करता है। इस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगता है ना। तो यही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, एक ईएमएफ प्रोवाइड करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, मतलब पुल करने वाला फोर्स, पुलिंग, पुल किया जा रहा है। तो कौन पुल कर रहा है भाई? यही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यही बताया देते हैं, ठीक है। सर ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन बता दीजिए ना सर। हाँ, किसका एक्सप्रेशन बोल रहे हो? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ध्यान देना, ओम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट यदि बाद में चलो हम बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे बोले हुए थे, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब कोई यदि सर्किट है, सर्किट में यदि आप क्या करते हो, यदि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर करते हैं कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा, सही ढंग से बढ़ेगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि टेम्परेचर जो है, सर्किट का टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब टेम्परेचर यदि हम बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा कि करंट तो बढ़ता, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, करंट तो बढ़ता, लेकिन हो सकता है कि रेसिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण रेसिस्टेंस बढ़ गया और करंट का वैल्यू नहीं बढ़ा। तो इसीलिए बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor। मतलब यदि कोई कंडक्टर है, मतलब जो कंडक्टर जो बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं,
दो इंड होता है, एक हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों इंड का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां से कनेक्ट करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दो इंड का जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के अनुसार क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, प्रोपोर्शन का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं और एक कांस्टेंट देंगे, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो r है, लेकिन r डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रेसिस्टेंस और करंट क्या है, एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन। रेसिस्टेंस अपोजिशन, अपोजिशन यदि बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। इसलिए ओम्स लॉ क्या है, I डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू V, और यहीं से आ रहा है क्या, I इक्वल टू V बाई R, या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, है ना, ये भी ठीक है। तो यही है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन। क्लियर है? Yes, sir. Sir, relation between watt and volt. अच्छा, ध्यान देना, वाट एंड वोल्ट मतलब आपको एक कंफ्यूजन है कि वाट क्या है, वोल्ट क्या है। तो देखो, ये वाट कहने का मतलब क्या है, वाट हम लोग किसका यूनिट लेते हैं, पावर का। मतलब कोई भी यदि डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो एक सेकंड में कितना एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, वाट में। जैसे बल्ब ही है तो हम लोग बोलते हैं 10 वाट का बल्ब है, 10 वाट का, मतलब एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी को क्या करता है वह, यदि बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल से क्या करता है वो, हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब भी आप वोल्ट का बात करते हो, तो वोल्ट का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी का, सेल का, इस तरह ये सब का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यदि आप रिलेशन ही जानना चाहते हो तो आपके पास एक है, ध्यान देना, पावर इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पावर जिसको आप इसका SI यूनिट नहीं, वोल्ट। सर, एक टेस्ट में से क्वेश्चन आया था कि टोटल वर्क कैलकुलेट करना, उसमें सर एक 220 वोल्ट और 1000 वाट दिया हुआ था सर। को पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तब हम आंसर देंगे ना, वो ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा लिख के रखना, तब हम एग्जैक्ट अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, सर, लिखा हुआ है तो पढ़ो, हम बताते हैं। है? सर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 1 वोल्ट में कितना वाट होता है, ऐसा नहीं। देखो होता क्या है, ओरल क्वेश्चन हम पहले ही बोलते रहे हैं कि ओरल ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है। होता क्या है कि क्वेश्चंस इनकम्प्लीट होता है और यहाँ पे डिस्कशन करने लायक नहीं हो पाता है ना। तो बेहतर होगा वो क्वेश्चन को आप सामने रख के पढ़ोगे तो उसका आंसर डिस्कस किया जा सकता है ना। तो उस ढंग से बताएंगे तो है, तो अभी निकाल के पढ़ो, है क्या? अच्छा चलो, तो आप पूछ लेना, ठीक है, व्हाट्सएप करके पूछ लेना, सर, या एक और क्वेश्चन सर। पूछ लेना। हाँ बोलो। सर, इस सर मतलब एक नॉर्मल लेंथ का वायर को अगर हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो सर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा कि क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाफ हो जाएगा सर। एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कराए हुए थे, याद करना, जब हम रेसिस्टेंस का क्वेश्चन करा रहे थे ना, तो एक क्वेश्चन भी किए हुए थे। सर चलो वो हम, आप ये दिए थे सर, होगा कि? वेट वेट वेट, चलो वो क्वेश्चन पूछता भी है, चलो रिमाइंड हो जाएगा, हम वो क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में मिल जाएगा, कराया हुआ मिलेगा। देखो सुनो अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, इफ अ वायर इज stretched to double its length, what will be the new resistance of the wire? देखोगे कोई एक वायर है, वायर का क्या किए, इसको हम स्ट्रेच करके खींच के इसका लेंथ को क्या किए, डबल कर दिए। मतलब खींच के जब डबल किए लेंथ, तो आपको खुद से मेंशन करना होगा कि जब लेंथ डबल हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगी। तो फर्स्ट केस में यदि इसका रेसिस्टेंस R है, तो सेकंड केस में R डैश, मतलब न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। न्यू रेसिस्टेंस हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे, इस टर्म में लिखेंगे, ओरिजिनल रेसिस्टेंस पहले का जो रेसिस्टेंस है उसके टर्म में। ठीक है, तो किन्हीं के पास यदि आंसर है तो आप फटाक से कैलकुलेट करके कर सकते हो, बता सकते हो, बताइए। ये क्वेश्चन हमें कराया हुआ है, आपके कॉपी में है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग में से ही कोई आंसर दीजिए क्विक।
सॉल्व कर रहे हो? आप लोग से ही हम आंसर एक्सपेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। नहीं सर 4 आवर। 4 आवर, गुड, सही है, आंसर सही है, 4 आवर। दैट इज द न्यू रेसिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेसिस्टेंस। देखो ध्यान देना क्यों ऐसा है, लेंथ डबल हो गया तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया सेकंड केस में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम होता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है उस कारण से भी क्या होगा, रेसिस्टेंस डबल होगा, मतलब 2 into 2 4 टाइम्स हो जाएगा। और सॉल्व करने का क्या तरीका बताए हुए थे, गौर करोगे, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप खुद से लिखो कि आप फर्स्ट केस में क्या है, जो वायर है आप लिखोगे लेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर ये एक्सप्लेन करके वैसे लीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर एग्जाम में जैसे मतलब एक्सप्लेन, सर एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना सर, मतलब लाइन वाइज, सर वैसे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बता दीजिए ना कि एग्जाम में लिखना है। अच्छा ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में हम मतलब एक्सप्लेन ही किए थे, तो देखो ऐसे लिखोगे, सपोज ये वायर है तो आप सीधे लिखोगे लैंग्वेज में, लेट R is resistance of the wire, resistance of the wire, and यहाँ पे मेंशन करोगे रो is resistivity of the wire, resistivity of the wire, A is area of cross section of the wire, सारा मेंशन कर दो कि जो आ रहा है। और इसमें और एक चीज क्या चाहिए, L, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि ये जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, केस 1 रेसिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे रो L बाय A, रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। लेकिन न्यू केस में क्या है, सेकंड केस में क्या है, केस 2, हम बोलेंगे कि सेकंड केस में न्यू रेसिस्टेंस, द न्यू रेसिस्टेंस इज R डैश, और R डैश का वैल्यू क्या होगा, देखोगे याद करना, जब मटेरियल सेम है, मान लो कि कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, तो रेसिस्टिविटी तो सेम रहेगा, तो हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी सेम है। लेंथ, अब न्यू लेंथ कितना है, गौर करना, ये L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेसिस्टिविटी रो है, यहाँ पे लेंथ कितना हो गया 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का उसका हाफ हो गया, ठीक है, रेसिस्टिविटी तो वही है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रो L डैश बाय A डैश या न्यू एरिया। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि न्यू लेंथ जो है वो डायरेक्ट लिख दो क्योंकि 2L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A बाय 2 है, बाई 2 क्या होगा, वो ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 2 टू द 4 है, रो L बाय A। अच्छा देखो तो रो L बाय A ये एक्चुअल में क्या था, प्रीवियस रेसिस्टेंस था, तो यहाँ पे आप लिखोगे ना इसके बदले में R, तो आप क्या बोलोगे 4 into R, मतलब R डैश का वैल्यू क्या आ रहा है, R डैश इक्वल टू 4R, तो लास्ट में लैंग्वेज बना के लिख देना है, द न्यू रेसिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स द प्रीवियस रेसिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन इस ढंग से आप आंसर करो, ठीक है। अगर सर टाइम्स कर देंगे तो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्या बोल रहे हो, सर इफ लेंथ विल बी 3 टाइम्स तो सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ठीक हो जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दे कि वायर को स्ट्रेच किए, यदि लेंथ को ट्रिपल कर दिए, 3 गुना कर दिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा, ठीक है, A by 3। तो जिस कारण से यही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द न्यू रेसिस्टेंस 9R, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 3L और एरिया हो जाएगा A by 3, 3 ऊपर जाएगा तो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, तो न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 9 टाइम्स होगा,
क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस और पूछने का है, जल्दी क्विक पूछो। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाने वाले हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूछ लो। सर इसी में रहेगा कि चेंज कितनों और रेजिस्टेंस, तो क्या बोल रहे हो? मतलब 9R आए आए सर, आप पूछेगा कि कितना चेंज हुआ, मतलब फर्स्ट केस में R था, अब सेकंड में 9R हो गया, तो कितना का चेंज आया। हाँ, कितना का चेंज आया तो हम बोलेंगे कि हाँ ऐसा देगा, देखोगे कितना परसेंट का चेंज हुआ, चेंज परसेंट निकालने देगा। कितना का चेंज हुआ ये ऐसा कभी नहीं देता है, बोलेगा परसेंट चेंज निकालो। तो क्या करोगे, देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहे हो, पहले रेसिस्टेंस R था, न्यू रेसिस्टेंस कितना हो गया 4R, तो चेंज कितने का आया देखोगे। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, लैंग्वेज में लिखो या फिर सिंबल में भी लिख सकते हो, डेल्टा R दैट इज चेंज इन रेसिस्टेंस। तो आप सीधे क्या बोलोगे 4R minus R दैट इज 3R का चेंजेस आया, द चेंज इज 3R। तो 3R का चेंजेस आया। जब परसेंट चेंज आप देखोगे, चेंज परसेंट, तो जिस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तो क्या करते हो, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे चेंज परसेंट इक्वल टू या इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस इनटू 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इंक्रीज कितने का आया 3R का, ओरिजिनल कितना था R इनटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, RR कटा 3 into 100 that is 100%। मतलब R था 4R हो गया, मतलब 3R इंक्रीज किया। तो कितना इंक्रीज, परसेंट कितना इंक्रीज कर रहा है 300%। मतलब क्या R एंड R 100% का मतलब होता है इटसेल्फ R है तो R फिर हो गया, लेकिन वो R तीन बार R ऐड हो रहा है, इसलिए कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज परसेंट कितना हुआ 300%। क्लियर है? यस सर। ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। परसेंट इनके कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन एमसीक्यू जब क्वेश्चन आप करते हो, मान लो ओलंपियाड वगैरह एनडीएससी, तो आपका रहेगा कि R था बाद में 4R हो गया, तो देखने से ही लग रहा है 4 टाइम्स हो रहा है तो 400%। 400% ऑप्शन में भी रहेगा, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा 300%, क्योंकि R सिर्फ 4R हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज किया 3R, दैट इज इंक्रीज परसेंटेज 300%। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछ लो। अभी तक के सर सर चार्ज का मोशन सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सर डिपेंड होगा सर। चार्ज का मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होगा। देखो कोई भी यदि हम लोग मोशन की बात करते हैं ना, तो ऑलरेडी वो मोशन एक्चुअल में एब्सोल्यूट टर्म है ही नहीं, वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग सिचुएशन को नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ये हमेशा के लिए है कि कोई भी मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है ही नहीं, वो रिलेटिव ही है, हम लोग कंपेयर ही करते हैं। चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो नहीं लिया जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं सिचुएशन, ठीक है। तो इसको जनरल ढंग से लो, नहीं तो और ज्यादा गड़बड़ होगा। और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें अब हम लोग। एनी मोर डाउट? चलो ठीक है, ध्यान देना, जिनके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए पहले, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो हम जितना कुछ पढ़ेंगे वो तो आपके सामने होगा, तो ज्यादा बेहतर समझोगे आप। तो एनसीईआरटी बुक सबसे पहले खोल लो, जिनके जिनके पास है वो खोलिए, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे। और आप में से ही कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप पढ़ोगे, हम यहाँ पे आंसर करेंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले आप खोल लीजिए एनसीईआरटी बुक, आराम से 1 मिनट का टाइम देकर दे रहे हैं, आप घर में ही हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक आप सामने रखो, और जब भी क्लास होता है तो कंसर्न बुक तो जरूर रखिए, पेन पेपर भी कम से कम जरूर रखो, है ना। जो बच्चे नहीं रखते हैं ये अलग,
है ना, रखो जरूर। रखे हो एनसीईआरटी बुक? ये हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटा दें? एनसीईआरटी बुक रखिए सामने, जिनके भी पास है। एस चांद यदि बुक है, एनसीईआरटी नहीं है, तो एस चांद में भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस देता है। ऑल इन वन का भी यदि बुक है तो उसमें मिलेगा। और श्रीवास्तव क्लासेस का मॉड्यूल भी यदि है हमारा, तो उसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चन का अलग सेक्शन बना हुआ है, वो मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन सामने होना चाहिए। अच्छा याद करो, हम होमवर्क दिए थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाए आप लोग कि नहीं बनाए? बना लिए सर। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? अधिकतर बच्चे तो टच भी नहीं किए होंगे, हमको लग रहा है सब बना बनाया यहाँ पे खाना परोस दे, आप लोग खाओगे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं। बेहतर होगा यदि आप उसको खुद से बनाओगे, ठीक है। और यदि नहीं बनाया तो हम डिस्कस करेंगे ही। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना, वन ऑफ यू जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए, कोई स्लोली पढ़ोगे, आराम से, जैसे बाकी सुन सके समझ सके। किनके पास बुक है पहले अपना नाम बता दो। अभिजीत है आपके पास बुक? है अभिजीत? सर, है हाँ, सर। है ना, धीरे धीरे पढ़ोगे, बहुत फास्ट नहीं पढ़ोगे। चलो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। सर पहला क्वेश्चन है piece of wire of resistance R is cut into 5 parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, Yes, then the ratio R by R dash is ऑप्शन दिया। हाँ ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। इस वायर को क्या किया, हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। तो जब ये वायर है, इवन ये मेंशन कर दिया है कि इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, आर है। इस वायर का रेसिस्टेंस आर है। यदि हम लोग सिंबल में भी लिख दिए कि चलो ये एक वायर है, इसमें कितना रेसिस्टेंस है, आर। अब इसको 5 इक्वल पीसेस, इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज एक पार्ट है ये 1 2 3 4 5। अब देखो, समझो बात को। यदि एक वायर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, यदि आपके सिर्फ ये करते, एक वायर है, रेसिस्टेंस आर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में यदि डिवाइड करते, तो हर एक का रेसिस्टेंस कितना होता है ये बताओ तो। 1/2 हाफ हो जाता, 1/2 होता। और यहाँ पे भी कितना होता है, R/2 होता है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि लेंथ आधा करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह से क्या कर रहे हैं, जो वायर है इसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। इसका मतलब क्या, हर एक का रेसिस्टेंस कितना होगा, R/5 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 एंड R/5। तो हम क्या करते हैं, ये पांचों को अब पैरेलली कंबाइन कर देते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखोगे कॉम्बिनेशन ऐसा होगा। मान लो कि एक है, दूसरा वायर है, ये थर्ड वायर है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। और ये कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R/5, नेक्स्ट R/5 R/5, और ये कॉम्बिनेशन के लिए, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए इसका रेसिस्टेंस कितना है, R डैश। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यहाँ
जब कंप्लीट वायर था इसका रेसिस्टेंस R है, और आप क्या करो इस कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस निकालो R के फॉर्म में, जो आपको हम R डैश बोल रहे हैं, और बताओ रेशियो क्या होगा, R बाय R डैश का वैल्यू क्या होगा, R बाय R डैश का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग R डैश का वैल्यू निकालते हैं, देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है याद करना, 1 बाय Rp इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, जब 5 है तो 5 बार लिखेंगे, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। अच्छा देखो हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है, R बाय 5 R बाय 5, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं 1 बाय R बाय 5 प्लस 1 बाय R बाय 5, नाउ देखो आरपी के बदले में कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है आर डैश, तो आर डैश ही हम लोग लेंगे 1 बाय आर डैश, 1 बाय आर डैश। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आर बाय 5, ये 5 ऊपर जाएगा, 5 बाय आर हो जाएगा। मेरी बात को समझो, 1 डिवाइडेड बाय आर बाय 5 है, 1 डिवाइडेड बाय आर बाय 5 है। जब आप इनटू में चेंज करोगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, 5 बाय आर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो 5 ऊपर गया तो क्या हो गया 5 बाय आर। एक एक चीज देखोगे, बार बार ये समझाया नहीं जा सकता, इसलिए डिटेल में हम बताया। तो 5 ऊपर गया तो 5 बाय आर हुआ। अच्छा देखो सब में तो वही होगा, 5 बाय आर 5 बाय आर 5 बाय आर, मतलब सेम टर्म, एक ही चीज को आप 5 बार ऐड कर रहे हो तो क्या होगा 5 टाइम्स होगा। किसी टर्म को 5 बार ऐड करो मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 10 को यदि आप 5 बार ऐड करते हो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब क्या हो जाएगा 5 बार ऐड कर रहे हो मतलब 5 into 10 होगा। इसी तरह से एक टर्म, ये टर्म है, इसी को 5 बार ऐड किया हो तो कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स होगा, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो चुका, और वैल्यू क्या है देख लो 25 बाय आर, वैल्यू क्या है 25 बाय आर, 25 बाय आर। अच्छा हमको वैल्यू क्या चाहिए था, हमको वैल्यू चाहिए था, फाइनल आंसर जो है R बाय R डैश चाहिए था, मतलब R एक कंप्लीट वायर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस, मतलब ये दोनों का रेशियो चाहिए था। तो देखो तो यहीं से आ जा रहा है, देखोगे 1 बाय R डैश जब आप लिए, जब हम क्या कर रहे हैं आर डैश यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यदि हम आर को यदि हम यहाँ भेज दें तो क्या होगा, देखो तो आर बाय आर डैश दैट इज सिंगल वायर का रेसिस्टेंस आर और कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस आर डैश, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है देखो तो 25 बाई कुछ नहीं है मतलब बाई 1 है, मतलब वैल्यू क्या आ रहा है 25:1। हालांकि आंसर में 25 ही है, लेकिन आप 25:1 भी फाइंड कर देते हो तो सही है, क्योंकि ये रेशियो पूछ रहा है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या है R बाय R डैश इक्वल टू 25:1। मतलब यदि हम लोग बात करें कि इसका जो रेसिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन के रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है 25 टाइम्स है। इसका रेसिस्टेंस यदि है 1 ओम तो इसका कितना है 25 ओम, ठीक है। ये हुआ आंसर, ठीक है। समझ गए हो क्वेश्चन, देख लो एक बार। किसी को डाउट है, बोलिए, हो गया ना। रिप्लाई दिया कीजिए आप लोग, जब सर पूछ रहे हैं तो कोई तो हाँ ना कुछ तो बोलिए। यदि दिक्कत जिनको हो रहा है वो क्विक बोलोगे, और नहीं दिक्कत हो रहा है तो समवन कोई तो हाँ बोलो, तब आगे बढ़ जाएंगे। यस सर आ गया समझ में। यस सर आ गया। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए क्विक।
मिटा दे। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इरेज करने दो फिर पढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको अच्छे से सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पढ़िए। सर ये which of the following form does not represent electric power in a circuit? ध्यान देना, वहां पे दिया हुआ है कि पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। उसमें से एक दिया हुआ है आई स्क्वायर आर है, एक आई भी है, एक भी स्क्वायर बाय आर है और एक आई आर है। ऐसा ही है ना, चार ऑप्शन। सर लास्ट में आई आर स्क्वायर है। हाँ आई आर स्क्वायर। तो पावर का हम तीन फॉर्मूला बताए हुए थे। तो देखो तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो है पावर का फॉर्मूला नहीं है, आप लोग में से ही बताना है। आई आर स्क्वायर सर। आई आई आर स्क्वायर। ये पावर का फॉर्मूला है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब जहां लर्न कर लिए थे, नोट्स यदि आपको याद है जो हम लिखाए हुए हैं तो आराम से ये कर लोगे। ठीक है ना, देखोगे हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। या क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ मेंशन भी कर दे रहे हैं ताकि आपके अनुसार हम आंसर ले सकें। बाकी आप जिनके पास बुक है वो जरूर सामने रख के पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसका पावर है 100 वाट एट पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। The power of an electrical appliance is 100 watt at 220 volt. आगे पूछ रहा है what will its power when it is connected with 110 volt। मतलब यदि हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अब डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना से कनेक्ट कर रहे हैं, 110 वोल्ट। मतलब ऐसा सोचो कि 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए तो उस डिवाइस का पावर कितना है, 100 वाट है। अब यदि हम जो बैटरी है वो 110 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो पावर क्या होगा, 50 वाट। ऑप्शन लग रहा है, एक ऑप्शन में भी है 50 वाट। ठीक है, अच्छा देखो 50 वाट शायद आ भी जाता है, देखते हैं, ध्यान देना। सॉल्यूशन पे आते हैं। ये केस 1 है, देखोगे केस 1 क्या है देखना, P है, V है, पावर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। यदि हम यहाँ पे करंट निकालेंगे तो याद करना पावर इक्वल टू है IV, P इक्वल टू IV। तो यहाँ से यदि हम करंट निकाल लें 100, IV का वैल्यू है 220, क्या आएगा देखो तो ये कटेगा, 22 डिवाइड होगा तो I का वैल्यू होगा 10/22, 5/11 है ना, 5/11 एम्पियर। सेकेंड केस में दिया हुआ है केस 2, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पावर निकालना है, तो हम बोल देंगे पावर इक्वल टू P इक्वल टू IV। I कितना 5/11 और V कितना 110, कट रहा है ये 50 वाट। लेकिन ये गलत सॉल्यूशन है, आंसर भी गलत है। यहाँ पे देखोगे एक यूनिक चीज देखने को मिल रहा है, समझो। P इक्वल टू IV फॉर्मूला लगाए, I का वैल्यू निकाले, सेकंड केस में पुट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग पा रहे हैं कि पावर तो भाई 50 वाट आ रहा है। क्वेश्चन यदि पढ़ने में भी ऐसा लग रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, अप्लायंस का पावर है 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दी तो पावर भी हाफ हो सकता है, 100 की जगह पे हो जाएगा 50, ऐसा हो सकता है, अंदाजा लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, गलत है। सॉल्यूशन में भी आए तो देख रहे हैं ऐसा कुछ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक गलत कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बच्चे भी ऐसा कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इसलिए हम ऐसा, ये गलती हम आपको रिमार्क करा रहे हैं कि भाई ऐसा गलती ना करो आप। तो आप यदि आप लोग में से कोई यदि पकड़ पाओ क्या गलती हो रहा है, देखो तो बताओ तो। आई का वैल्यू सर, आई का वैल्यू इक्वल होगा दोनों में।
हाँ यही समझो, क्या इक्वल होगा? इस केस में जितना आई है सेकंड केस में आई होगा उतना? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं उतना होगा। नहीं होगा, आर इक्वल। ठीक है, हाँ हाँ जी। बताओ क्यों नहीं होगा, रीजन दोगे? सोनम या जो भी आप लोग चेंज हो रहा है इसीलिए। हाँ सर, वहाँ वोल्टेज 110 है, इसीलिए आई का वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस यदि आप कम करो तो करंट का भी वैल्यू कम होगा। मतलब फर्स्ट केस में जो करंट आ रहा है इसका हम यूज सेकंड केस में नहीं कर सकते हैं, ये मिस्टेक। ठीक है, तो ये हम क्रॉस किए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लो ताकि आपके ध्यान में रहेगा कि अच्छा सर इसे बताए हुए थे, क्रॉस कर दिए तो बता के ये गलत हम लोग कर सकते थे, है ना? स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मिटाने वाले। अब राइट सॉल्यूशन पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ यहाँ पे लिख सकते हो, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन potential difference decreases current will also decrease। पोटेंशियल डिफरेंस जब डिक्रीज होगा तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए यहाँ जो करंट है यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम नहीं होगा। हाँ, तब क्या करेंगे, चलो राइट सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होगा? तो देखोगे यदि कोई अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसका रेसिस्टेंस फिक्स होता है। कोई भी अप्लायंस है उसका जब जितना भी रेसिस्टेंस होगा 10 ओम 100 ओम जितना भी होगा वो फिक्स होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा कर रहा है लेकिन रेसिस्टेंस जितना वो डिवाइस रख रहा है वो हमेशा उतना ही रखेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। मतलब हम फर्स्ट केस में जितना रेसिस्टेंस निकालेंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे? सेकंड केस। तो हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट केस में हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे, बोलेंगे अप्लायंस जो है उसका रेसिस्टेंस कितना है, और रेसिस्टेंस जब निकल जाएगा तो उस रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सो दैट पावर आ जाए। ठीक है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये मिटाते हैं। ध्यान दें, हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला ये भी है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। गिवन सिचुएशन जो है पावर कितना है 100, वी स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आर। देखो 2 जीरो तो कट जाएगा, ये रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा 1 इंटू आर, आर होगा, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, आएगा ऐसे 484। मतलब जो अप्लायंस है उस अप्लायंस का रेसिस्टेंस कितना है 484 ओम। तो केस 2 में हम लोग रेसिस्टेंस के यूज करेंगे कि भाई फर्स्ट केस में जितना रेसिस्टेंस होगा सेकंड केस में भी रेसिस्टेंस वही होगा, कितना 484 ओम। अब हम लोग बोलेंगे तो पावर क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्योंकि v पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और r अप्लायंस का पता है, रेसिस्टेंस पता है। तो v देखो कितना है 110 into 110 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस पता है 484। यदि 11 से कैंसिल करें, 11 10 जा 4 जा एंड 11 4 जा, 11 4 जा 44, 4 रिमाइंडर होगा 4 4 44, तो फिर 11 4 जा 44 होगा। फिर यहाँ से कैंसिल हो रहा है 11 जा 11 4 जा, क्या आ रहा है 10 into 10 100, 100 by 4 कटेगा 20, राइट आंसर। मतलब क्या हो रहा है, हाफ नहीं हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है ये, समझ गए हो? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटाए? यस सर। देखो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना।
क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई यदि वायर है, समझो कोई एक सॉरी देयर आर टू वायर, दो वायर का एक अपना रेसिस्टेंस है। चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक का रेसिस्टेंस कितना है, R है, दूसरे का भी कितना है, R। ठीक है, दिया ये है कि वायर को क्या किए हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लेके एक बार इसको हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं, सपोज R एंड R सीरीज में कनेक्ट किए, केस 1। और सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, R एंड R। ठीक है, दो वायर है रेसिस्टेंस R का, इसको एक बार हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए और एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और क्या किया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम कनेक्ट किए हैं, सपोज V वोल्ट। यहाँ पे और ज्यादा कुछ हम मेंशन नहीं किया है, स्विच वगैरह, बल्ब वगैरह। ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। अब बोल रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा आपको फाइंड करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना हीट प्रोड्यूस होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना हीट प्रोड्यूस होगा उस दोनों का रेशियो क्या होगा। दैट इज इन दिस केस हीट प्रोड्यूस इज HS, हीट प्रोड्यूस S फॉर सीरीज, और यहाँ पे आपका होगा हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दोनों पे आपको देखना है कि जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन पढ़ोगे जी, एग्जैक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो ताकि आप क्वेश्चन को समझ भी पाओ। हाँ पढ़ो, कोई अभिजीत पढ़ो। यस सर, क्वेश्चन में है दो कंडक्टिंग वायर of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be 1:2, 2:1. हाँ ठीक है, ऑप्शन है 1:2 है, 1:4 है, 4:1 है और एक कुछ होगा, यही तीनों में से आंसर है। ध्यान देना, अधिकतर चलो ये दो में से आंसर है ये भी बोल देते हैं, लेकिन ध्यान दोगे थोड़ा सा यदि मिस्टेक करोगे तो आंसर, एक्चुअल आंसर यदि 4:1 है तो आ जाएगा आपका 1:4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिस्टेक हो सकता है वो करके बता दें क्या, कि डायरेक्ट पहले राइट आंसर, राइट सॉल्यूशन हम बता दें। सर क्या मिस्टेक हो तो पहले वो बता दीजिए। हाँ चलो वो हम बता देते हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक होगा, चलो यदि हम लोग वो डिस्कस करें, देखोगे यहाँ पे यदि हम लोग ये ले लें, ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि हर स्टूडेंट ये गलती करता है, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अवॉइड करना है, जो मिस्टेक यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो मिस्टेक आप नहीं करना। मान लो कि HS, तो हम बोलेंगे कि इस केस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो बोलते हैं I²RT। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, I²RT। और यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे H इक्वल टू क्या होगा, I²RT। लेकिन हाँ दोनों में सेम ड्यूरेशन के लिए हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हम लोग T और T सेम लिए हैं। रेसिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस यहाँ पे जितना है कितना होगा, देखो तो R और R रेसिस्टेंस कितना होगा, मतलब सीरीज, हाँ 2R होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा I² और RS के बदले में क्या लिखोगे, 2R लिखोगे। T HS का वैल्यू है, यदि आप यहाँ पे लिखते हो HP का वैल्यू I², तो वो करना पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, दो रेसिस्टेंस जब है इक्वल रेसिस्टेंस है तो टोटल रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अब फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लो, हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP का वैल्यू क्या होगा, तो याद करना दो के लिए हम फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रोडक्ट बाय सम। तो प्रोडक्ट क्या होगा, R इंटू R, और सम क्या होगा, R प्लस R, दैट इज 2R। तो क्या है, देखो R कट गया तो क्या आया, R/2 आया। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या होगा, R/2 होगा। और T, अब HS/HP यदि हम किए I²RT, R की जगह पे चलो हम लिख दिया 2RT, I²RT, R की जगह पे ये लिखे T। देखोगे यहाँ कटेगा, T कटा, R कट गया,
आई स्क्वायर कटा, बाई 2 जो है डिवाइड बाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/1, मतलब आंसर आ रहा है 4:1। ये एक ऑप्शन था 4:1, ये आंसर आएगा, लेकिन ये गलत है, आंसर आएगा 1:4। क्यों होगा, कहाँ गलती हुआ है देखो तो, कहाँ गलती हुआ है, कोई पकड़ो। उल्टा ले लिए होगे सर उसको, एच हाँ, पी बाई मैं तो एच एस होगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है, आप क्वेश्चन पढ़ो उसको, HS सर बाई, करंट फ्लो अलग हाँ, अलग होगा। हाँ हाँ बोलो। सर करंट डिफरेंट फ्लो होगा। हाँ करंट देखोगे यहाँ पे भी सेम, दोनों केस में क्या करंट सेम होगा, नहीं सर। रेजिस्टेंस हाँ यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 2R है और यहाँ पे क्या है R/2 है, तो जिस कारण से यहाँ पे करंट ज्यादा होगा और यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, मतलब यहाँ पे I स्क्वायर जो हम कैंसिल कर दिए ये कैंसिल नहीं होगा, ये देखना है, I स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो करंट का वैल्यू अलग होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलो हम बहुत ज्यादा यहाँ पे काटेंगे नहीं, इसी को हम सुधार देते हैं, आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे मेंशन करेंगे करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन IP। तो यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे क्या है I स्क्वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में, I स्क्वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलो अभी नहीं कैंसिल कर रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में I स्क्वायर, ये वैल्यू अभी लास्ट में हम लोग लिखेंगे, चलो I स्क्वायर RT बाय I स्क्वायर RT, दोनों में देखोगे सबस्क्रिप्ट क्या यूज किए हैं, सीरीज सीरीज पैरेलल पैरेलल, मतलब ये मेंशन हम कर रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, करंट अलग होगा, यहाँ पे करंट अलग होगा, तो यहाँ पे चलो कैंसिल किए। देखो ये यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, ध्यान देना, हमको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, और I स्क्वायर R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R के बदले में क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पे यदि हम लोग लिख दें, यदि हम लिख देते हैं क्या, V स्क्वायर बाय R, और नीचे भी लिख देते हैं V स्क्वायर बाय R, लेकिन हाँ मेंशन करना पड़ेगा कि भाई सीरीज कंडीशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल केस में होगा। तो यहाँ पे भी जैसे हम देख ले रहे हैं कि RS और यहाँ पे क्या होगा RP। अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी क्या है, V है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस V है, और पैरेलल में भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो यहाँ पे V तो लिख सकते हैं, यहाँ पे V का वैल्यू हमको अलग अलग पुट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन किया है कि दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम क्या किए, I स्क्वायर R के बदले में लिखते V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो बस अब वैल्यू बस पुट कर लो, वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं तो क्या आता है देख लो, यदि हम बोलेंगे HS बाय HP, V स्क्वायर कैंसिल होगा, देखो तो V स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पे एक मिनट, सॉरी RS तो हट गया ना, RS और RP, सॉरी I स्क्वायर R के बदले में हम लिख दिया, पूरा पूरा है ये, I स्क्वायर R के बदले में क्या लिखा है, V स्क्वायर बाय R, तो R भी हट चुका है, I स्क्वायर R के बदले में क्या लिखा है, V स्क्वायर बाय R। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखोगे RP जाएगा ऊपर और RS आएगा नीचे, तो RP ऊपर गया और RS क्या हुआ, नीचे आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, RP का वैल्यू लिखेंगे, RP का वैल्यू कितना है, R/2,
आर एस का वैल्यू लिखेंगे। आर एस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे जरूर कि आर एस कितना है भाई। आर एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना रेसिस्टेंस होगा, आर प्लस आर, दैट इज 2R। तो आप बोलोगे आर एस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना है, 2R। तो देखो यहाँ पे आर आर कैंसिल हुआ, बाई 2 तो नीचे आएगा, तो क्या होगा 1/4। मतलब फाइनल आंसर क्या है, 1:2। ये है आंसर। ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं। गौर करना क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर रहे हैं, समझो क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा था कि दो वायर है, सेम मटेरियल का है, मतलब रेसिस्टिविटी वगैरह सेम है। हाँ, सिर्फ ये है रेसिस्टेंस एक का आर, दूसरे का भी आर। एक को हम क्या किए, सीरीज में कनेक्ट किए, आर आर 2R हो गया। पैरेलल में कनेक्ट किए तो आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, R/2 होगा। अब बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में जितना हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन HS, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन HP, उसका रेशियो बताओ। तो यहाँ पे पुट किए I²RT I²RT। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, TT तो कैंसिल हुआ, टाइम सेम था। RS RP वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा। चाहो तो आप ओम्स लॉ से निकाल लो, पुट करो, आंसर यही आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान बना देते हैं एक फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि हमको पता है। यहाँ पे आप मेंशन कर दो, ये मिटा दिए, फिर हम मेंशन जरूर करो कि I²R और V²R दोनों इक्वल होते हैं। I²R इक्वल टू V²R। ये पावर के फॉर्मूला से आप समझ सकते हो कि ये आता है। तो I²R के बदले में क्या लिखे, V²/R, V²/R यहाँ पे भी लिखे, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे पैरेलल। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हो रहा है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि दोनों कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे V लिखे, यहाँ पे भी V लिखे, तो V कैंसिल हुआ। RP है ऊपर गया, RS नीचे आया। RP का वैल्यू R/2, RS का वैल्यू 2R। RR कैंसिल हुआ, 2 नीचे आया, तो क्या आया 1:4। मतलब इस केस में जितना हीट प्रोड्यूस होगा, इस केस में उसका 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये है आंसर। कहीं दिक्कत है, कोई पॉइंट में समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बोल हाँ, लीजिए। तो इसमें सर स्टार्टिंग में I²R के I²R के जगह तो हम लोग ये भी ले सकते थे V²R स्टार्टिंग में। हाँ 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 हाँ, ले सकते थे, हाँ ले ठीक। सकते थे। ठीक है, अब डायरेक्ट वहां पे V²/R इंटू टी अब करना होगा। तो डायरेक्ट वो लिखे, ये लिखे, उसके बाद पुट किया, एक ही बात है, आगे लिखो या डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, एक ही बात। और कहीं किन्हीं को दिक्कत है, समझ में नहीं आया, रिपीट करना है तो भी बोलना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट में भी बहुत कुछ रहता है ना। तो दिक्कत किन्हीं को होगा तो बोलोगे। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, यस सर, मिटा दीजिए। यस सर। क्वेश्चन 5 पढ़ो जी। सर 5 है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल। गुड, ठीक है। चलो इसमें और भी कुछ हम लोग समझते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इसमें और भी कुछ समझा रहे हैं, समझो आपको।
ध्यान देना। देखो ये स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते रहे हैं, मान लो कि दो पॉइंट है ए बी, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यदि जानना है तो ये दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल, ए बी है इसी के पैरेलल कनेक्ट किया। क्वेश्चन यही पूछा था कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स में, तो हम लोग बोलेंगे दो पॉइंट के बीच पैरेलली कंबाइन किया जाता है, तब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक ये भी देता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, या व्हाट इज मैक्सिमम रेसिस्टेंस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेसिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर को आइडियल वोल्ट मीटर बोलेंगे, उसके लिए उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, नेग्लिजिबल और दूसरा है इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा होना चाहिए। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल नहीं, इसमें नेग्लिजिबल नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा एमीटर के लिए। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, जितना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा उतना बढ़िया उसका हम वोल्ट मीटर बोलेंगे। ठीक है, चलो इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं हम। चलो और एक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। गुड, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि मान लो कि जैसे वायर है, मान लो कि कोई लोड है, इसी के बाद सीरीज में ही कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो एमीटर जो कनेक्ट होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। और आइडियल एमीटर अच्छा होगा, इसके लिए उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, नेग्लिजिबल या इन्फिनिटी? नेग्लिजिबल सर। नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब रीजन जानते हैं, चलो इसका रीजन जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, समझो अच्छे से। देखोगे एमीटर जो है, मान लो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, समझो मान लो कि इसका 500 ओम रेसिस्टेंस, तो समझ रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंस सम हो जाता है, ऐड हो जाता है कि यहाँ पे 500 ओम है, इसका मान लो कि 10 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 510 ओम। 510। मतलब एमीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा यदि होगा तो सर्किट में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेहतर क्या होगा कि एमीटर का रेसिस्टेंस यदि बहुत कम होगा, जीरो हो नहीं सकता है, नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम। ठीक है, एमीटर का रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना, जब रेसिस्टेंस यहाँ पे कम होगा तो करंट क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एमीटर चूंकि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए क्या है कि सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है, सम हो जाता है, एल्जेब्रिक सम हो जाता है, इसलिए एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। आइडियल एमीटर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे आइडियल नहीं, बेस्ट एमीटर हम उसी को बोलेंगे जिसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यदि हम बोलेंगे कि वोल्ट मीटर को भी तो हम आइडियल बोल सकते हैं जब नेग्लिजिबल होगा, नहीं, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं, इन्फिनिटी, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का उतना बढ़िया है। क्यों, समझो बात को। यदि ऐसा है, यहाँ पे मान लो कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लो कि 10⁶, और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, मान लो कि यहीं पे रेसिस्टेंस है, कितना है, 1 ओम है। तो देखोगे जब रेसिस्टेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 10⁶ ओम है, यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम से भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 1 ओम से भी क्या होगा, कम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, याद करना, हम बताए थे, जो मिनिमम या लीस्ट रेसिस्टेंस है उससे भी कम रेसिस्टेंस आता है। तो आप बोलोगे चलो सर यहाँ पे 1 ओम रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी नेग्लिजिबल होता तो क्या दिक्कत था, 1 ओम रहता तो 1 से भी कम आता, तो हो सकता है नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस तो रख ही सकते हैं। लेकिन नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस रहने के कारण होगा क्या, करंट का वैल्यू यहाँ ज्यादा जाएगा। भाई इस बात में हमको करंट ज्यादा नहीं चाहिए, करंट ज्यादा क्यों, हम क्या करेंगे वहां पे, यहाँ पे तो सिर्फ हमको चाहिए कि करंट बहुत कम अमाउंट में जाए, और बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करंट चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितना कम जाए उतना बेहतर है।
तो भाई इस पाथ में करंट का अमाउंट कम जाएगा। कब? इस केस में जब रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर का, आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो दैट थ्रू द वोल्टमीटर नेग्लिजिबल करंट विल पास। इस कारण से क्या होगा, वोल्टमीटर के थ्रू क्या होगा, करंट का वैल्यू बहुत कम जाएगा। मतलब वो भी तो एक डिवाइस है, करंट ज्यादा जाएगा तो भाई झूठ मूठ का करंट को कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा बिजली बिल भी आएगा। बार बार यदि हम वोल्टमीटर यूज करेंगे तो झूठ मूठ का उसमें खपत जा रहा है। तो इसलिए क्या है, वोल्टमीटर हम अच्छा कब बोलेंगे, जब उसका रेसिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो। क्लियर है, समझ गए? ठीक है ना? इसमें सर एक ये है सर, इसमें डाउट है। हाँ हाँ बोलो। अगर सर ये, अगर एक सर्किट में अगर एगो ये है लाइट है अगर, तो उसको स्टार्टिंग में जब जलाए ठीक, फिर उसके बाद उसके अक्रॉस वो लगा दिया वोल्ट मीटर, तो फिर वोल्ट मीटर जब उस पे इंसर्ट कर दिए, तो उसके बाद जो बल्ब है और ज्यादा ये होगा, और ज्यादा ब्राइटली ये करेगा सर। ज्यादा हाँ, ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और का बल्ब। मतलब है उसके बाद वोल्टमीटर लगाया। यस सर। हाँ तो क्या, देखो बल्ब जो है इस सर्किट में कितना करंट पास करेगा वो डिपेंड करेगा टोटल रेसिस्टेंस पे, है ना। टोटल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे और इसके अक्रॉस भी, यहाँ मान लो कि यहाँ और यहाँ दोनों के अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस कितना है, मान लो कि पता चला 0.5 एम्पियर 0.5 ओम, तो हम बोलेंगे कि दोनों के कारण 0.5 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है, तो इसके अनुसार ही करंट जाएगा। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस के ही अनुसार करंट जाता है। ठीक है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि यहाँ पे एक डिवाइस है इसके अक्रॉस और एक डिवाइस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे करंट का वैल्यू क्या होता है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि एक पाथ पे अलग रेसिस्टेंस है, दूसरे पे अलग रेसिस्टेंस है, तो उसी के अनुसार करंट ड्रॉ होगा। लेकिन जब सीरीज में रहता है तो टोटल रेसिस्टेंस ऐड होगा, उसके अनुसार करंट जाएगा। ठीक है, ये है। एक क्वेश्चन भी इस तरह से कराए हुए थे, याद करना कि भाई दो रेसिस्टर्स है, एक 6 ओम एक 3 ओम, तो उस पाथ में करंट कितना होगा, तो सिर्फ 6 के अनुसार नहीं लिखेंगे, 6 और 3 दोनों के अनुसार लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन कराए हुए थे, याद करो, है ना। ये है, ठीक है। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन समझ गए? अभी जो हम बताए, द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट, an ideal ammeter has negligible resistance because it is connected in series, and negligible resistance, due to negligible resistance the resistance in the circuit is less। भाई रेसिस्टेंस जो है सर्किट में क्या होता है, कम होता है, करंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये है। और वोल्टमीटर में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और उसमें इंफिनिटी। आइडियल वोल्टमीटर के लिए, आइडियल वोल्टमीटर का यदि हम लोग बात करें तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंफिनिटी। ठीक है, ये टाइम तो काफी हो गया। चलो और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलोगे? सर ये ठीक है, आपको अपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड देखो रेजिस्टिव। एक मिनट, ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी जो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, उसके लिए हम समझा दे रहे हैं। देखो दिया क्या है कि एक वायर है, सपोज रेसिस्टिविटी दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेसिस्टेंस वायर का दिया है 10 ओम, इसका डायमीटर दिया है 0.5 mm। ठीक है, फिर और कुछ चाहिए इसमें? हाँ, इतना कुछ दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, वायर का लेंथ फाइंड करना है। तो देखोगे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू रो L बाई ए। L का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो रो L इक्वल टू क्या होगा, R ए। रो को यदि डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा रो,
अब वैल्यू पुट करते हैं, देखोगे रेसिस्टेंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, ये जो वायर दिख रहा है ये सर्कुलर पार्ट मतलब सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर रो, मतलब रेडियस चाहिए, तो रेडियस का वैल्यू निकालेंगे। देखोगे रेडियस का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखो कि डायमीटर जो है 0.5 है, रेडियस करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा रेडियस के लिए, लेकिन इसको चलो पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मिलीमीटर है, बाई 1000 यदि हम लोग कर दिए तो मीटर में चेंज, क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर में चेंज होगा, बाई 10 करेंगे, फिर सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, बाई 100 करेंगे, तो ओवरऑल 1000 से डिवाइड किए, मीटर में चेंज हुआ, पॉइंट हटा दिया तो 4 जीरो, तो ये क्या है देखो तो 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। डायमीटर का वैल्यू ये है, रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा 5/2, मतलब 5/2 का वैल्यू कितना होगा 2.5। हाँ, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अब बस वैल्यू आपको पुट करना है, रेसिस्टेंस है 10 ओम, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁸। इसी को जब आप कैलकुलेट करोगे देखोगे मल्टीप्लाई होगा 31.4, 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, यहाँ पे वैल्यू आएगा 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर होगा तो -8 होगा, बाय 1.6 × 10⁻⁸, ये पूरा पूरा कटेगा ये, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है देखोगे, L = दिस इंटू दिस बाय दिस, तो L का फाइनल वैल्यू आएगा ऐसे 122.625 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 1.6, तो 122 पॉइंट समथिंग आएगा, ये देख लेना, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो और उसमें हाँ जी बोलिए। और उसमें हाउ मच द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। हाँ ध्यान देना, उसमें और एक क्वेश्चन है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि डायमीटर को यदि डबल कर दिए, डायमीटर को यदि डबल किए तो रेसिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे देखो तो यहाँ के अनुसार आप क्या देख रहे हो, देखोगे रेसिस्टेंस और रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो भी स्क्वायर का, मतलब आप बोल सकते हो सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे, रेसिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, मतलब यदि हम रेडियस को क्या किए, डबल किए, डायमीटर को डबल करना मतलब रेडियस भी डबल होगा, रेडियस यदि डबल कर दिए मतलब r स्क्वायर तब क्या होगा 2r का होल स्क्वायर होगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेडियस को यदि डबल कर देते हैं, डायमीटर डबल करना मतलब रेडियस डबल होना, मतलब न्यू रेसिस्टेंस तब कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे न्यू रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, यही है 1/4 टाइम्स मतलब कम हो जाएगा, मान लो कि 10 है तो 10/4 2.5 ओम होगा, समझे, ये है आंसर, समझे या नहीं समझे, समझ गए सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आप आराम से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि डायमीटर को डबल कर दिए, रेसिस्टिविटी पर क्या चेंज होगा, बोलेंगे रेसिस्टिविटी चेंज, क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज होता है जब मटेरियल चेंज करते हैं, तो मटेरियल तो वही है ना, तो मटेरियल वही है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। सर और सुपर कंडक्टर क्या होता है। अच्छा देखोगे सुपर कंडक्टर क्या होता है कि कुछ जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, मतलब बहुत लो टेम्परेचर जब हम उसको ले जाते हैं, बहुत लो टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में यदि बोला जाए तो 0 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत लो टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं तो आपको पता है रेसिस्टेंस भी कम होगा, तो कुछ ये जो एलिमेंट्स हैं तो बहुत लो टेम्परेचर में क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है, लगभग खत्म, लगभग
नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है उस कंडीशन में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर कंडक्टर। ठीक है, यही है सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल इसका सर, सुपर लेड, कंडक्टर। लेड हो गया, लेड, ठीक लेड। है, लेड टीन हो गया है ना, ये सुपर कंडक्टर का एग्जांपल है। मतलब लेड आप समझो कि वो है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर, ठीक है, 0 केल्विन जो बोल रहे हैं। मरकारी हो सकता है सर मरकरी, हाँ मरकरी है, मरकरी है, लेड है, और कुछ डाटा है, 4-5 ऐसा और है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करोगे। होमवर्क यही है, जो हम बताए उसको रिपीट करना और आगे का भी क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट डे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका, ले लीजिए जल्दी।